नमस्कार दोस्तों, यह फिल्म द लास्ट पैराडाइसो का संक्षिप्त विवरण है। जैतून के खेतों में स्थित एक इतालवी फार्म पर स्थानीय मेयर की बेटी बियांका स्काटिनो किसान सिसियो पाराडिसो के साथ मौजमस्ती कर रही है। उनके गुप्त संबंध के बारे में बियांका की बहन मारिया को पता चल जाता है। एक साथ समय बिताने के बाद सिसियो बियांका को चूमता है और उसे याद दिलाता है कि वे बाद में किसी अन्य स्थान पर मिलेंगे। जहाँ तक मारिया का सवाल है, उसे इन सभी घटनाओं के बारे में चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मारिया के चुप रहने के पीछे एक अच्छा कारण है, और इसका एक कारण यह है कि सिसियो की पहले से ही लूसिया नाम की पत्नी और एक बेटा है। जब उसकी मां निनेटा रात के खाने के लिए रोटी बना रही होती है, तो वह लूसिया से पूछती है कि सिसियो कहाँ है, लेकिन लूसिया कुछ नहीं बताती। बाद में बियांका के पिता कुम्पा स्केटिनो और उसका भाई कोसिमो अपने जैतून के खेत पर हार्वेस्टरों को काम करते हुए देखते हैं। जब उसकी बेटियां उसके लिए कुछ भोजन लेकर आती है, तो कुम्पा कटाई करने वालों से कहता है कि वे आराम करें, और वह एक सुंदर स्त्री को खलिहान में भेजता है ताकि वह भी आराम कर सके। जब सिसियो घर लौटता है, तो उसका सामना उसकी दूसरी मालकिन से होता है, जो उससे नाराज होती है कि वह मेयर की बेटी के साथ उसे अधिक समय बिताता है। बदले में सिसियो जाने से पहले उसे आश्वस्त करता है। सिसियो खाना खाते समय निनेटा से पूछता है कि वह उनके घर के बारे में क्या सोचती है। सिसियो खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है और यहाँ तक कि छोड़ने की इच्छा भी व्यक्त करता है। इसके बाद वह अपने भाई का जिक्र करता है, जो विदेश में रहता है, और यह तथ्य कि वह उन्हें पत्र नहीं लिखता है, लेकिन उसकी मां उसे आश्वस्त करती है कि वे हमेशा उसके भाई के विचारों में रहते हैं। जहाँ तक कुम्पा के मेयर की बात है, वह उस महिला पर खुद को जबरन थोपता है जिसे उसने अपने खलिहान में भेजा है, जबकि मारिया उस गरीब महिला की चीखें सुनती है। उसी शाम सिसियो अपने दोस्त विंसेंजो से एक बार में मिलता है और साथ मिलकर वे डॉन लुइगी को एक किसान से थोड़े से पैसे में उसके द्वारा काटी गई जैतून खरीदते हुए देखते हैं। दुर्भाग्यवश किसान को अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसकी बेहद कम कीमत की पेशकश को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह असफल होकर घर चला जाता है। जैसे ही एक अन्य किसान डॉन लुइगी की मामूली पेशकश के बदले अपनी फसल देने के लिए आगे आता है, सिसियो उन्हें बीच में रोक देता है और बहस शुरू कर देता है। वह डॉन लुइगी को यह घोषणा करके अपमानित करता है कि वह सभी किसानों की फसलें उचित मूल्य पर खरीद लेगा। साथ ही इस बात पर जोर देता है कि वह अजनबियों द्वारा किसानों से पैसे ऐंठने से तंग आ चुका है। सिसियो के विरोध के जवाब में डॉन लुइगी मुस्कुराता है और चला जाता है तथा सिसियो को किसानों के साथ रात बिताने के लिए छोड़ देता है। जब सिसियो नाश्ते के लिए घर लौटता है, तो वह अपने पिता के साथ भूस्वामियों के बीच भ्रष्टाचार के बारे में गंभीर चर्चा करता है। हालांकि उसके पिता गुस्से में उसे अपने काम से काम रखने को कहते हैं, जबकि लूसिया बीच में आकर कहती है कि वह इस बात से कितनी क्रोधित है कि सिसियो कल रात घर नहीं आया। सिसियो मेज छोड़कर चला जाता है और उसकी पत्नी उसकी बेवफाई के बारे में तीखा हमला बोल देती है। बाद में वह अपनी गुप्त डेट पर बियांका से मिलता है। ग्रामोफोन पर रोमांटिक फ्रांसीसी संगीत बजाते हुए सिसियो उसे बताता है कि वह उसके साथ बहुत दूर जाना चाहता है। वे एक बड़े जैतून के पेड़ के नीचे जोश से चुंबन करते हैं और संगीत की धुन पर धीरे धीरे नृत्य करते हैं। कुम्पा और ब्रिगेडियर डॉन लुइगी की सिसियो के बारे में शिकायतें सुनते हैं। वह महापौर को यह याद दिलाकर उनके अहंकार को बढ़ावा देते हैं कि अधिकांश स्थानीय संपत्तियों पर उनका नियंत्रण है, जिसके कारण वे प्रभारी बन जाते हैं। इसके बाद कुम्पा ने निर्णायक रूप से डॉन लुइगी से कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि किसान विद्रोह करें। डॉन लुइगी के जाने के बाद कुम्पा ब्रिगेडियर से कुछ किसानों को लाने के लिए कहता है, जबकि वह सिसियो की देखभाल करता है। रात में सिसियो को बुलाया जाता है और उसके दोस्त कुम्पा के घर के बाहर हंगामा खड़ा कर देते हैं। वह उन्हें आश्वासन देता है कि वह इससे निपट लेगा और इन शब्दों के साथ वह एस्टेट में प्रवेश करता है, जबकि उसके साथी बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अंदर पहुंचकर कुम्पा बियांका से उसके लिए पेय पदार्थ लाने को कहता है। इसके बाद वह पूछता है कि क्या सिसियो उसकी बेटी को जानता है, और बियांका सहज रूप से उसे जानने से इनकार कर देती है। महापौर ने सिसियो के परिवार के साथ अपने संबंधों के बारे में बात करते हुए बताया कि सेने उनके लिए भाई की तरह था। कुम्पा सिसियो के दादा को भी जानता है, जो एक बहुत छोटी महिला के साथ रहने के लिए विदेश चले गए थे। इसके बाद वह सीधे मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि कैसे सिसियो ने डॉन लुइगी को अपमानित किया। संतुष्ट न होते हुए वह विद्रोही ढंग से उत्तर देता है कि डॉन ने उनका माल सस्ते दामों पर खरीदकर और उन किसानों से 3 गुना अधिक कमाई करके धन अर्जित किया है, जिन्होंने अपनी खून पसीना एक करके फसलों की खेती की है। सिसियो आगे कहते हैं कि अपने पिता की तरह वह कभी भी हार नहीं मानेंगे और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। उन्होंने अपने भाषण का समापन यह कहते हुए किया कि किसान कुदाल से खेत जोतते हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। सिसियो की टिप्पणी पर कुम्पा हंसते हैं और उससे हाथ मिलाते हुए उसके आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हैं। जब कोसिमो सिसियो को बाहर ले जाता है, तो कुम्पा चुपचाप उसे और उसके दोस्तों को जाते हुए देखती है। बाद में उस रात 2 किसान डॉन लुइगी की कार तक लिफ्ट लेने का नाटक करते हैं, लेकिन उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं और उसे सड़क पर बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। सुबह होती है और पीटा हुआ डॉन लुइगी पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। रात में सिसियो बियांका को जगाने के लिए उसके कमरे में घुस जाता है। वे चुपचाप एस्टेट का चक्कर लगाते हैं जब तक कि वे कुम्पा के खलिहान तक नहीं पहुंच जाते। वहाँ सिसियो उसके चेहरे को सहलाते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करता है।
बियांका पूछती है कि क्या वह लूसिया से प्यार करता है, और हालांकि सिसियो दावा करता है कि वह करता है, वह कहता है कि बियांका अलग है, वह कुछ अस्तित्वहीन है। वे घास के ढेर को अपना प्रेम घोंसला बना लेते हैं और अपने हार्मोन से भरपूर शरीर को पूरी रात आनंद में बहते रहने देते हैं। अगले दिन बियांका मारिया को सिसियो के साथ बिताई अपनी अद्भुत रात के बारे में बताती है और कबूल करती है कि उसने उसे खलिहान में सोते हुए छोड़ दिया था। लेकिन जब कुंपा कोसिमो को घोड़ों की देखभाल करने का निर्देश देता है तो मारिया सिसियो और उसकी बहन की देखभाल करने के लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने भाई को सिसियो को खोजने से रोकने में सफल हो जाती है और अंततः उसे जाने देती है। बाद में कुंपा सिसियो के एक परिचित से बात करता है कि डॉन लुइगी के साथ क्या हुआ। वह मामला निपटाने के लिए उसे कुछ पैसे देता है। जब सिसियो और लूसिया चर्च में होते हैं तो उनके बीच गंभीर बातचीत होती है जिसमें लूसिया उस पर बेवफाई का आरोप लगाती है। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन वे दोनों अलग अलग चीजें चाहते हैं। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात बियांका से होती है जो उसे बताती है कि उसके पिता को उनके रिश्ते के बारे में पहले ही पता चल चुका है। सिसियो ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे सुंदर पोशाक में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह बियांका को एक पत्र देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। सिसियो ने इसे कल अपने पिता को देने की योजना बनाई है ताकि वे विदेश में अपने भाई से मिलने जा सकें और अपना प्रेम संबंध जारी रख सकें। बाद में कोसिमो अपने पिता के संदेह की पुष्टि करते हुए उन्हें बताता है कि बियांका सिसियो से मिलती रही है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। वह तुरंत मारिया से उसकी बहन के बारे में पूछता है और वह तुरंत झूठ बोल देती है। जब बियांका प्रकट होती है तो कुंपा दोनों बेटियों को डांटता है क्योंकि उसे निराशा होती है कि उसने एक झूठे और आवारा बच्चे को पाला है। लेकिन बियांका अपने पिता के कठोर शब्दों से विचलित नहीं होती और उनके सामने अपने कपड़े उतार देती है। वह निर्भीकता से उसे पूछती है कि ऐसा क्यों नहीं लगता कि उसे यह दृश्य पसंद आ रहा है, जबकि वह अच्छी तरह जानती है कि उसे 15 साल की लड़कियों को खलिहान में कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने में मजा आता है। कुंपा अपनी नग्न बेटी से दूर हो जाता है और मारिया को बियांका के शरीर को ढकने और उसे दूर ले जाने के लिए छोड़ देता है। उस रात बाद में सिसियो अपनी सोई हुई पत्नी के बालों को सहलाता है और अपने बेटे को देखता है। इसके बाद वह अपने घर की सीढ़ियों पर बैठकर तैयार किए गए पत्र पर विचार करता है। अगले दिन सिसियो कुंपा से खेत पर अकेले में मिलता है और उसे पत्र देता है। कुंपा का कहना है कि इसे पूरा पढ़ने में उन्हें एक दिन लगेगा, जिसके बाद वह सिसियो को अपने साथ अपनी संपत्ति का दौरा कराने ले जाएंगे। गर्मी के बावजूद अपनी जमीन की उर्वरता का बखान करते हुए महापौर फावरे से जमीन खोदना शुरू कर देते हैं और सिसियो को मिट्टी का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिसियो भी उसका अनुसरण करता है, लेकिन अचानक कुंपा उसके सिर पर कई बार वार करता है, जिसके बाद उसका बधियाकरण कर दिया जाता है। जल्द ही नगरवासी और सिसियो के परिवार को उसका शव नगर के चौराहे पर पड़ा मिलता है। हर कोई उस बहादुर आदमी की क्षति पर शोक मना रहा है जिसने उनके लिए लड़ाई लड़ी। जब सैनिक अपने बेटे के रक्तरंजित शरीर को हटाता है तो वह रोता है और उसकी मृत्यु पर शोक मनाता है, और यही वह सब है जो वह कर सकता है। दूसरी ओर एंटोनियो नामक मूंछों वाले फैक्ट्री कर्मचारी को उसके मैनेजर द्वारा उसके भाई की मौत की सूचना देने के लिए बुलाया जाता है। एंटोनियो सिसियो का जुड़वां भाई है और उनके चेहरे एक जैसे दिखते हैं। इस बीच पुलिस ने सिसियो से जुड़े किसानों को गिरफ्तार कर लिया। वे अपने परिवारों को केवल यह देखने के लिए छोड़ देते हैं कि उन्हें ले जाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद एंटोनियो अपने गृहनगर पहुंचता है। वह तुरंत अपनी मां और बहन मेरिएला को सांत्वना देता है, जो उसे बताती है कि कैसे कुंपा ने सिसियो को मार डाला और वे शहर छोड़ना चाहते हैं। एंटोनियो लूसिया को गले लगाता है और जब परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी करता है, एंटोनियो कुछ क्षण अकेले में अपने भाई के शव को देखता है। बियांका परिवार से अलग होकर सिसियो को उसके अंतिम विश्राम स्थल पर ले जाते हुए देखने की कोशिश करती है, लेकिन कोसिमो उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि बियांका उसे जान से मारने की धमकी देती है और वह उसे छोड़ देता है। जबकि पूरा शहर सिसियो की मौत पर शोक मना रहा है, बियांका वहीं खड़ी है, दुखी है और अपने प्रेमी से संपर्क नहीं कर पा रही है। अगले दिन एंटोनियो शहर में आता है और पुलिस स्टेशन जाता है। वह अपने भाई की मौत के बारे में पूछता है, लेकिन चूंकि फोरमैन उसे आवश्यक जानकारी नहीं दे पाता, इसलिए एंटोनियो वहां से चला जाता है। बाहर एक आदमी एंटोनियो पर चिल्लाता है और कहता है कि उसका भाई सिसियो के कारण जेल में है। सौभाग्यवश विसेंजो वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को भगा देता है। इसके बाद विसेंजो एंटोनियो को अपने भाई के जीवन के बारे में बताता है तथा बताता है कि सिसियो ने अपने जीवन काल में कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए और दंगे करवाए। पैराडाइसो के घर पर एंटोनियो देखता है कि मेरिएला चेंस पर चिल्ला रही है क्योंकि उसने उस आदमी का सामना नहीं किया जिसने उसके अपने बेटे को मार डाला था। हालांकि चेंस ने शांति से जवाब दिया कि सिसियो ने गलती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। निनेटा और मेरिएला उदास रहते हैं और सेंट एंटोनियो को बताता है कि सिसियो को बुराई का सामना करने के लिए अपराधी बन जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एंटोनियो अपने पिता को सूचित करता है कि वह जा रहा है और उन्हें हर किसी और हर चीज को भूल जाने का निर्देश देता है। जाने से पहले एंटोनियो कुंपा से मिलने के लिए स्केटिनो परिवार से मिलने जाता है। कोसिमो उसे दूर से देखता है और बियांका को उसके कमरे में बंद कर देता है। स्केटिनो परिवार के पुरुष एंटोनियो के सामने आते हैं, उसका अपमान करते हैं और उसे भगा देते हैं क्योंकि पैराडाइसो परिवार का उनके क्षेत्र में स्वागत नहीं है। एंटोनियो ने स्वीकार किया कि वह जानता है
कि कुंपा ने उसके भाई को मार डाला, लेकिन मेयर ने जवाब दिया कि यह सबसे अच्छा है और सिसियो को मरना ही चाहिए था। एंटोनियो ने शांतिपूर्वक कुंपा को चेतावनी दी कि उसका लालच ही उसका नाश करेगा और हर चीज पर एक कानून लागू होता है, लेकिन कुंपा ने घोषणा की कि कानून उसके हाथ में है और एंटोनियो को निर्वासित कर दिया ताकि वह दूसरा शिकार न बन जाए। बाद में पता चलता है कि स्केटिनो के घर से निकलने से पहले एंटोनियो ने कोम्पा पर उसके अस्तबल में घात लगाकर हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मेयर और कोसिमो दोनों मारे गए। उनके रक्तरंजित शवों को शहर के मध्य में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाता है और मारिया उन्हें देखकर भय से चीख उठती है। नगरवासी कुंपेई के प्रति सहानुभूति रखने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि उसने कितने बुरे काम किए हैं, जबकि सिसियो की मौत पर पूरे नगर में शोक मनाया जा रहा था। समर्थन से वंचित बियांका डॉन लुइगी से अपने पिता के कृषि व्यवसाय में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन डॉन उसके व्यवसाय से ज्यादा उसके रूप पर मोहित है। जब वह बियांका पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो वह एक फावड़ा लेकर उसके पैर में घोंप देती है, जिससे वह तड़पता रह जाता है। इस बीच एंटोनियो फिर से विदेश में काम कर रहा है, लेकिन उसके विचार अतीत की ओर लौटते रहते हैं। उसके एक सहकर्मी के हाथ में चोट लग जाती है और एंटोनियो हैरानी से खून को देखता रहता है तथा घर में हुई त्रासदी को याद करता है। बियांका खेत पर काम करना जारी रखती है, लेकिन जब वह एक विशेष पेड़ देखती है तो उसे सिसियो की याद आने लगती है। इसी पेड़ के नीचे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद जब उसे सांप ने काट लिया तो वह मदद के लिए उसके पास गई और उसने उसे आंखें बंद करने को कहा तथा जहर चूसने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय उसने उसे चूमा और फिर भाग गया। एंटोनियो अपनी प्रेमिका के समर्थन के बावजूद खोया हुआ महसूस करता है। उसके पिता, जो उसके बॉस भी है, उसे छुट्टी लेने की सलाह देते हैं, लेकिन एंटोनियो मना कर देता है। रात में वह बियांका को एक पत्र भेजता है, लेकिन वह उसे प्राप्त कर लेती है और उसे पढ़ती नहीं है, बल्कि उसे अपनी मेज की दराज में छिपा देती है। अगले दिन एंटोनियो अपने निर्णय पर विचार करते हुए बार में जाता है। वह अपनी प्रेमिका के लिए एक विदाई पत्र छोड़ता है, जिसमें वह उसे सूचित करता है कि वह अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। वह इसे पढ़ते हुए रो पड़ती है। एंटोनियो अप्रत्याशित रूप से घर पहुंचता है, जिससे उसकी मां को बहुत आश्चर्य होता है। बाद में वह स्केटिनो के घर जाता है और मारिया से बियांका के बारे में पूछता है। मारिया उसे एस्टेट में प्रवेश करने और अपनी बहन की प्रतीक्षा करने की अनुमति देती है। एंटोनियो बियांका और मारिया की मृत मां की तस्वीर देखने के बाद स्केटिनो के घर से निकलते समय इस खोज से स्तब्ध रह जाता है। वह सीधे अपने पिता सेंज के पास जाता है, जो खेत पर काम करते हैं। एंटोनियो अपने पिता से उस तस्वीर के बारे में पूछता है, जो उस तस्वीर से काफी मिलती जुलती है, जिसे उसने कई साल पहले चेन्स के बटुए में देखा था। अंततः चेन्स अपने परिवार और स्केटिनो परिवार के बारे में काला सच उजागर करने का साहस करता है। वह कबूल करता है कि मारिया उसकी नाजायज बेटी है, जो बियांका और मारिया की मां, कुलमाता स्केटिनो के साथ उसके प्रेम संबंध से पैदा हुई है। रोते हुए सेंज ने बताया कि उसकी पत्नी निनेटा को इस संबंध के बारे में पता था, लेकिन उसने परिवार की खातिर इस रहस्य को बनाए रखने का फैसला किया। हालांकि बियांका और मारिया की मां यह शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकी और आत्महत्या कर ली। इस बीच बियांका अंततः एंटोनियो का पत्र पढ़ने का फैसला करती है। इस समय एंटोनियो स्वयं घर लौटकर अपनी मूंछें मुंडवा लेता है, जिससे उसकी मां यह देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती। ऐसा लगता है जैसे वह अपने मृत भाई सिसियो में बदल रहा है। बाद में बियांका शहर में एंटोनियो से मिलती है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि अब वह सिसियो से कितना मिलता जुलता है। वह उससे उस पत्र के बारे में पूछती है जो उसने उसे लिखा था और एंटोनियो शांति से उसके पास जाता है, उसके कान में फुसफुसाता है कि वह उससे अभी शादी करना चाहता है। वह बियांका से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और वह आज्ञाकारी रूप से उसके अनुरोध का अनुपालन करती है। जब वह फिर से अपनी आंखें खोलती है तो वह फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा से घिरी होती है और वह उस पोशाक को पहने हुए होती है जिसका वादा सिसियो ने उससे शादी के लिए किया था। शहरवासी उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एंटोनियो बियांका का हाथ पकड़कर उसे चर्च ले जाता है, जहां उनके साथ पारादीसो परिवार भी होता है। एंटोनियो अब अपने मृत भाई की भूमिका ग्रहण करता है। वह शहरवासियों और बियांका के प्रेमी के लिए आशा की आवाज बन जाता है।